नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिकोली धाम ईरज झांसी के यूट्यूब पेज पर। आज हम बात बताने जा रहे हैं आपको इस स्थान के बारे में जो कि डिकोली धाम कहलाता है। डिकोली धाम वैसे तो अपनी कई छापों के लिए जाना जाता है। यहाँ से काफ़ी लोगों को लाभ मिला है, काफ़ी भक्तों को लाभ मिला है। आदिशक्ति माँ छिन्नमस्ता मैया का यहाँ पे दरबार है और इस दरबार की आखिर पहचान क्या है, इसका पौराणिक कथाओं में, इतिहास में वर्णन क्या मिलता है, आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्थान जो है वो सतयुग में राजा हिरण्याकश्यप की राजधानी क्षेत्र हुआ करता था। भक्त प्रहलाद और होलिका के दहन के पश्चात भगवान नरसिंह का अवतार भी इसी स्थान को माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के इस अत्यंत भयंकर स्वरूप को माँ लक्ष्मी भी सहन नहीं कर सकी थी, इसलिए माँ ने भक्त प्रहलाद के ऊपर हो रहे जुल्म सितम जो उसके पिता द्वारा किया जा रहा था, हिरण्याकश्यप के द्वारा, उस अपने भक्त के ऊपर ऐसे जुल्म हो रहे थे कि उसको वो देख नहीं सकी, सहन नहीं कर सकी, तो उन्होंने अपनी पीठ को फेर लिया था। तो जब उन्होंने अपनी पीठ को फेर लिया, वैसे तो आदिशक्ति माँ छिन्नमस्ता मैया का यह इतिहास है कि देवी पुराण के मुताबिक और भी धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव के द्वारा आदिशक्ति जितनी भी पीठें हैं, 52 पीठों में से एक डिकोली पीठ है जिसका स्वयं भगवान शिव के द्वारा स्थापना की गई और फिर जिसे शक्तिपीठ कहा जाता है। तो ऐसा ही ये डिकोली मंदिर है। यह क्या है कि आज उनके मंदिर पर उस जो पीठ को फेर लिया था मानो, उसी विग्रह स्थान को आज जो विग्रह के स्थान पर एक प्रस्तर को, मतलब उनकी पीठ मान करके उन्हें पूजा जाता है। अक्षरा देवी सिद्धनगर और माँ रक्तदंता देवी सिद्धनगर के साथ ये माँ देवी छिन्नमस्ता शक्तिपीठ हैं, जो कि इनके शक्तिपीठ के जो त्रिकोण का जो अंश माना जाता है भक्ति एवं साधना का, यह स्थान कभी तंत्र और साधना का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, जिस पर आज एक अज्ञात भाषा वर्णित है। इसको कोई लगभग पढ़ नहीं पाया है। और डिकोली ईरज में जो स्थित देवी मंदिर है, ये त्रेता युग में गवाए रहा है हिरण्याकश्यप की हैवानियत का, भक्त प्रहलाद की भक्ति का, होलिका के दहन का और नरसिंह के अवतार का भी। आपको ये बात जान के भी बड़ी हैरानी हुई कि होली की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। वो भी इसलिए हुई थी कि जो होली की जो रंगों का पर्व है, या इसके प्रारंभ की होलिका दहन का जो श्रेय है वो इसी स्थान को जाता है। वो इसलिए कि हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को एक तो यहाँ पर नेशनल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार, यहाँ के श्रद्धालु, आसपास के बहुत से लोग, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे भीड़ एकत्रित हो जाती है। और सबसे बड़ा यहाँ पे स्वांग प्रदर्शन, माता की शक्ति का यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है, स्वांग प्रदर्शन। सीधे सीधे लोगों को 1-1 क्विंटल वजन की स्वांग उनके गले, यहाँ पे गाल में छेद दी जाती है और वो फिर भक्ति में मग्न होकर के माँ के दरबार तक जाते हैं और 100 सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर जो है मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। यह आपके झांसी जनपद के ईरज कस्बे से सटा हुआ बिल्कुल 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में ग्राम डिकोली है, जहां पर डीकांचल पर्वत स्थित है। यहाँ का जहां तक इतिहास की हम बात करें तो यहाँ के शासक और भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी बहन होलिका, जो कि उनकी जो भस्म है, कीचड़ है, जो एक दूसरे पर खुशी से उछालने लगे, क्योंकि होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि उसके पास एक रामनवमी दुपट्टा था, या एक ऐसा दुपट्टा था जिसे वह अगर अपने ऊपर डाल ले तो उससे फिर वो अग्नि स्नान भी कर ले, लेकिन उसका कुछ होता नहीं था। इसी बात को लेकर के वो अपनी भक्त प्रहलाद को, यानी अपने भतीजे को लेकर के अग्निकुंड में बैठी, लेकिन प्रभु की माया ऐसी हुई कि हवा चली और वो रामनवमी जो दुपट्टा था वो भक्त प्रहलाद के ऊपर आकर के जो है गिर गया और होलिका का दहन हो गया, ये ईश्वर की लीला के तहत। तो जब जैसे ही बुआ होलिका का दहन हो जाता है भक्त प्रहलाद की, तो लोगों ने खुशी में कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और ऐसी ही होली की शुरुआत यहाँ पे मानी जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के और झांसी के गजेटियर पेज है जो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया, उसमें भी इसका इतिहास मिलता है। बहुत बड़ा इतिहास मिलता है कि झांसी के गजेटियर पेज नंबर 339, 557 में भी इस स्थान से, डिकोली से, ईरज से जुड़ा हुआ इतिहास मिलता है। तो आपको एक बात और भी बता दें कि जो यहाँ पर पाषाणकालीन उपकरण है वो भी यहाँ से मिले हुए हैं खुदाई के जरिए, क्योंकि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने जब यहाँ पे खुदाई की तो कार्डेड वेयर और सैक एंड रेड वेयर एंड मेडल वेयर, ऐसी बहुत सी मतलब चीजें हैं
जो यहाँ पे मिली। इसके अतिरिक्त तो खुदाई में पाषाण युग के और मुस्लिम युग के भी कुछ चीजें मिली हैं, जिसमें पुंडरीक और आशिक नाम अवशेष प्राप्त हुए, पुंडरीक नाम के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनको बनारस विश्वविद्यालय में विशेष अध्ययन भी किया जा रहा है। और यहाँ पे एक पत्थरों एक नक्काशी में मतलब एक खुदाई हुई, उसमें नींव में एक सिक्के मिले हैं जो कि यहाँ की इतिहास का वर्णन करते हैं, हिरण्याकश्यप के काल का वर्णन करते हैं, यहाँ की संस्कृति के बारे में वर्णन करते हैं। और पुरातत्व की जो जहाँ तक खुदाई है तो श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें और 11वें स्कंद की अगर हम बात करें पौराणिक दृष्टिकोण से, स्कंद में यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये उल्लेख मिलता है कि डिकोली के नाम से यहाँ पर एक आधार है। डिकोली के नाम पे जो हम कह सकते हैं, जो पौराणिक आधार मिला है हमको, कि यहाँ पर एक स्थित जो डिकोली गांव है, जहाँ पर अभी वर्तमान में जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हिरण्याकश्यप द्वारा पर्वत से जो फेंके गए अपने भक्तपुत्र प्रहलाद को, वो 9वें से लेकर के 11वें स्कंद में जिसका वर्णन मिलता है, वो स्मृति चिन्ह आज भी डिकोली पर्वत के जस्ट नीचे बेतवा नदी के किनारे मौजूद है। और यहाँ का जो मंदिर है उसका जिक्र पुराणों में, इसके अलावा यहाँ के पुराण जो है, चाहे देवी पुराण की बात कर लें या पद्म पुराण की बात कर लें या और भी हिंदू धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं, उनमें भी इसका ये जिक्र मिलता है। और आपको बता दें कि नृसिंह मंदिर जो यहाँ पर स्थित है, वो गुफा है। यहाँ पर जो हिरण्याकश्यप ने जिस पर्वत से अपने भक्त प्रहलाद को फेंका गया था, उसका नाम डीकांचल पर्वत है। डीकांचल पर्वत की वजह से ही गांव का नाम डिकोली पड़ता है। तो यहाँ की झांसी की गजेटर पेज नंबर 339 तो 356 में इसका जिक्र भी मिलता है। और एक आपको बात बता दें कि इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, जो वाराणसी मतलब, वहाँ की पुस्तकालय से एक हमको किताब प्राप्त हुई है जिसका नाम है द आर्कोलॉजी ऑफ एरच, यानी डिस्कवरी ऑफ द आर्कोलॉजी ऑफ एरच एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू डायनासिस्ट, यानी नए राजवंशों की शुरुआत। तो इस पुस्तक में क्या है कि उसमें विस्तृत विवरण तो दिया ही है, साथ में यहाँ से खुदाई में मिले जो अवशेष हैं, ईंट हैं, इष्टकाएं हैं, सिक्के हैं, उनका भी विशेष परिचय दिया गया है। एरच एवं डिकोली से प्राप्त जो पाषाण कालीन उपकरण के आधार पर यहाँ पर एक अत्यंत ही प्रारंभिक काल से मानव सभ्यता का, मानव के निवास का यहाँ से सबूत मिलता है। और ये जो जहाँ तक हम बात करें तो ये अत्यंत प्रारंभिक काल से यानी यहाँ पर मानव जीवन का सबूत मिलता है। महाजनपद काल में ये जो स्थान है वो चेदी जनपद के अंतर्गत आता था। रूपनाथ, जबलपुर, सांची, रायसेन, मध्य प्रदेश के जो और भी पढ़ेंगे, गजर्रा है, और कौशाम्बी इलाहाबाद से मिलने के भी यहाँ जो अशोक के जो अभिलेख हैं और उन पर आधार इस एरच और इस डिकोली का भी मिलता है। अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वृद्ध की हत्या के बाद जो पुष्पमित्र की जब अधिकार में ये क्षेत्र आ गया, तो पुष्पमित्र का पुत्र यानी अग्निमित्र विदिशा में शासन कर रहा था। इसलिए एरच के अंतर्गत जो ये एरच डिकोली है वो विदिशा में आ गया था पुष्पमित्र के समय, अग्निमित्र के समय पर। और आपको बात एक और बता दें कि राजधानी विदिशा को दारसाण भी बताया गया है। इसमें एक श्लोक है, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ कि पांडव पक्षियों मित्रंस्यः कैक्स्यः शिष्यः। इस प्रकार से काफी बड़ा श्लोक है और मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा, क्योंकि अब संस्कृत को हम उतना अच्छा नहीं जानते हैं। और रही बात इंग्लिश और अन्य भाषाओं की, तो उनमें ईश्वर की कृपा से सब पारंगत है। तो मैं कहूँगा कि संस्कृत एक हमारे लिए बड़ी जटिल भाषा हो जाती है। लेकिन वह जहाँ तक इतिहास की अगर हम बात करते हैं और उस पर हम अध्ययन की बात करते हैं, तो शासक अग्निमित्र का विदिशा के बाद एरच स्थान मतलब महत्व यहाँ पे बढ़ने लगा। एरच का स्थान ज्यादा इसका महत्व बढ़ने लगा। और फिर यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, इनके तथा पृष्ठभाग पर एक स्टील और यार्ड का निशान था, और पीछे के जो भाग पर वो मेढक का निशान था, जो हमको सिक्का मिला है यहाँ से खुदाई में। तो मेढक क्या है कि उर्वरता का प्रतीक होता है। जो यहाँ पर शासक जिन्होंने किया है, शासन किया जिसने डिकोली और एरच भाग में, उनके जो सिक्के होते थे उस पर मेढक का एक भाग में लिखा हो रहता था, मेढक का चित्र बना रहता था। तो उस सिक्के का जो हमको प्राप्त हुआ है, मेढक यानी उर्वरता का प्रतीक होता है। और ऐसा माना जाता है, मैं आपको बताऊं कि जिसके मुख है उस पर अगर मेढक का भाग है, तो ऐसा माना जाता है कि जो ईसा पूर्व में यानी ईसा पूर्व शताब्दी में एरच के जो शासक रहे,
दामित्र, वो एक ब्राह्मी लिपि के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने अपने सिक्के पर रजो, बम्बकिस, रामकिस, पुंडरीक, ये एक ईस्ट अभिलेख मिला है, उस पर ये सब कुछ लिखा है। इस अभिलेख में कई प्रतियां भी उपलब्ध हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि किसी विशेष अवसर पर एक पुंडरीक यज्ञ करवाया गया था और उसी समय पर यह सिक्का जारी किया गया था। इसके अलावा आपको एक चीज और भी जानकारी बता दें कि जो उस पर अभिलेख लिखा हुआ है उस पर एक अंकित किया गया था कि जो उर्वरता का प्रतीक मैंने बताया मेढक, इससे ये साफ है कि बेतवा एक पहाड़ी नदी है जो कि यहाँ से निकली हुई है डीकांचल पर्वत से, और पहाड़ी नदी होने के अतिरिक्त जो बारिश के बाद वर्षा के समय पे फिर उसका पानी काफी कम हो जाता है। जब जल काफी कम हो जाता तो उसी की पूर्ति के लिए, जैसे कि सिंचाई के लिए पानी बना रहे, यहाँ की जो राजा थे उनके शासन काल में प्रजा अच्छी से खुश रहे, इसके लिए कई यज्ञ कराए गए ताकि कि सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी बेतवा नदी में बना रहे। दामित्र के अन्य भी ईस्ट अभिलेख से उसके द्वारा संपादित अश्वमेघ की भी, जो अश्वमेघ यज्ञ होता है उसका भी यहाँ पे मिलता है सार। और एक बात और बता दूं कि यहाँ से एक अभिलेख मिला है जो कि कानपुर देहात की मूसा नगर नामक स्थान से प्राप्त होता है। यहाँ पर अश्वयातनी और पुरादातव मिश्र लेख उसमें लिखा हुआ है, जिसका ये मतलब है कि अश्वयातनी का पुत्र भी उसे कहा जा सकता है यहाँ के शासक को, जिससे कि ये पता लगता है कि वह शासक उस वंश का और पूरा वह वंश मातृ पक्ष को ज्यादा मानने वाला था। इस अभिलेख से दामित्र के राज्य और विस्तार से ये पता चलता है कि इसके राज्य की विस्तार सीमावादी जो सोच थी, उसकी राज्य करने की, उसे विस्तारवादी सोच ज्यादा अच्छी लगती थी, वो अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके राज्य की जो सीमा है वो उत्तर से कम मूसा नगर तक विस्तार से, और जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर हम संपादन कर उसकी एक जानकारी दे सकते हैं कि उसका विजयी उपलक्ष्य था कि वो हर एक शासक के सीमा पर विजयी करे और उसकी विस्तारवादी सोच बनी रहे। यहाँ के जो शासक थे उसका जो अवशेष मिला है, मैं दोबारा ध्यान के लिए बता रहा हूँ कि वो मूसा नगर से कानपुर देहात के अवशेष मिला है, जो सिक्का के रूप में हमको मिला है। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि हम वैदिक कर्मकांडों के आधार पर जो यज्ञादि हैं उसकी विशेष रुचि रही होगी शासक की यहाँ के, तो मैं कह सकता हूं कि वो वैदिक कर्मकांड भी करता था। और एरच का जैसे कि शासन है, तो एरच डकोली से प्राप्त एक ईंट पर मेघ, समीप या जिन, ये ब्रह्मलिपि में अंकित है। और आपको बताएं कि एक ऐसा भी जिसके हम कह सकते हैं कि वो अपनी पूर्ण, ऐसा यज्ञ होता है अश्वमेध जिसमें वो अपनी पूर्ण संपत्ति लगा दे और जिसे वो यज्ञ कहते हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि सर्वमेघ के पहले मेघ की भी मेज भी एक अंकित है एक सिक्के पर, जो कि किसी यज्ञ का शेषांक है, यानी कि ये अधूरा यज्ञ रहा होगा। इसलिए हम सर्वमेघ के कर्ता और यहीं के जो एक संपादन करने वाले इस यज्ञ के हैं, जो दामित्र नाम के शासक, उनके द्वारा संपादित होने के ये 2 यज्ञ कराए गए उनके परिप्रेक्ष्य में, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एरच और डकोली का जो मिलता जुलता इतिहास है उसमें सर्वमेघ कर्ता जो यज्ञ करता है, इस प्रकार से अब तक डकोली में 3 यज्ञ कराए गए हैं। पहला यज्ञ था अश्वमेघ यज्ञ, दूसरा पुंडरीक यज्ञ और तीसरा यज्ञ जो था वो सर्वमेघ मेघा यानी कि सर्वमेघ यज्ञ। इस पर भी आपको बताएं कि लगभग पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में एक अन्य इष्टअभिलेख से भी एक एरच में शासन करने वाली मतलब 3 पीढ़ियों का लगभग पता चल जाता है। लगभग एक कहूंगा कि शासन करने वाली पूरी एक वंशावली का ही पता चल जाता है, जिसमें कि पहली हम आपको बताएं वंशावली है जैसे कि लिखा गया है पुराणों में, और मैंने पुराणों से जो नकल छांट करके लिखी हुई है उसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि सिद्ध सेनापते सतीनस्य प्रतपोत्रेण मूल मित्र पुत्रेण सेनापत्य। और दूसरी वंशावली के बारे में लिखा है पौत्रेण सेनापत्य दर्शाणधिपत्य मूल मित्र
पौराणिक सेनापत्य। और तीसरी वंशावली के बारे में पता चला है तो सीधा लिखा है कि दर्शाणेदेश्वर वशिष्ठ पुत्रेण आषाढ़ मित्रेश, जी हाँ माफ कीजिएगा, आषाढ़ मित्रेश और पुंडरीक खानिता, यानी कि इस वंशावली के प्रथम और द्वितीय जो सदस्य हैं उनको, जो शासन काल की बात अगर हम करते हैं तो अश्वमेघ के केवल सेनापति का ही नाम आया, उसे मतलब सेनापति कहा गया आदित्य मित्र को। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जबकि मूल मित्र और आषाढ़ मित्र को सेनापति के साथ साथ उन्हें दर्शाणाधिपति यानी कि किंग, राजा भी कहा गया है। वो इस वंशावली के बारे में सिर्फ साहित्यिक स्रोत के बारे में लगभग ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती है। हम लोगों को साहित्यिक सूचना सिर्फ इतनी है कि यह बात श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हुई है, जो कि 9वें से 11वें स्कंद के बारे में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर तो इतिहास आपका आजकल का शुरू हो जाता है कि मुद्रा शास्त्र में, जैसे कि मुद्रा शास्त्र की पहले हम बात बता देते हैं, फिर आज का इतिहास बताते हैं कि मुद्रा शास्त्र और आदित्य मित्र के बारे में जानकारी प्रदान ये करते हैं हम कि जिसको भी ये पता चलता है कि यहाँ पे जो आदित्य मित्रों के जो सेनापति ही नहीं, वो सेनापति ही नहीं था बल्कि एक शासक भी था। उसके ताम्र सिक्के भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिसके पूरी भाग पर ब्रह्म लिपि में मतलब एक आदित्य मित्र और जो पृष्ठ भाग में उसको एक यज्ञ की निशानी, जिसे याज्ञोवेदिका कहते हैं, वो भी अंकन है। इस अभिलेख में सेनापति पर जो दर्शाणाधिपति कहा गया उसे एक पूरी पुष्पावली का कह लीजिए, एक उसकी जो वंशावली की उत्खनन की पूरी चर्चा है। और पुंडरीक का जो उत्खनन है एक धार्मिक कार्य है। डिकोली की जो पहाड़ी नदी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि वो शीघ्र ही उसका पानी नीचे चला जाता है वर्षा काल के बाद, इसलिए उसके किनारे जो भी खेत हैं, खलिहान हैं, या आज की बस्ती के तौर पे देख लें गांव है, उनका भी आजकल वाटर लेवल कम चला जाता है। तो उस समय पर पुंडरीक नाम का एक यज्ञ कराया गया होगा, और जिससे कि पानी की जो पूर्ति है वो बेतवा नदी में बनी रहे। आजकल जिसे वृंदा ताल के नाम से जानते हैं। और बौद्ध धर्म ग्रंथों की अगर हम बात कर लें तो एरज के जो व्यापारी हैं उनकी भी चर्चा होती है बौद्ध धर्म ग्रंथों में। वो इसलिए होती है कि यहाँ से नगर के सिक्के जो मिले हैं हमको, उसमें एक भाग पर ब्रह्मलिपि में एरी कक्ष और धनुष बाण का ऐसा करके ऐसा आकार बना हुआ है। तो ऐसे मतलब पता चलता है कि यहाँ से व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र को काफी मायने रखा जाता था। इसके अतिरिक्त एरज में शासन करने वाली अब तक लगभग शिवमित्र, इष्टमित्र और इसके अलावा भी बहुत से सिक्के जिस पर प्राप्त हुए उनके नाम से राजा की उपाधि दी जाती थी, मैं ये कह सकता हूं, जिनके नाम से सिक्के चलते थे। दूसरी मैं एक बात बता दूं, ऐसी स्थिति में जो उल्लेखनीय है कि जब यहाँ पर स्थानीय शासक राज्य कर रहे थे तब इस क्षेत्र में कुषाणों का भी आधिपत्य था। कुषाणों का भी यहाँ पे आधिपत्य रह चुका है, ये भी बात है। और एरज के शासकों के बाद संभवतः इसका पूर्वी भाग कौशाम्बी के मगहो और पश्चिमी भाग के पद्मावती यानी कि नामों के अधिकार क्षेत्र में चला गया। समुद्रगुप्त के द्वारा गणपति नाग के उन्मूलन के बाद यह क्षेत्र गुप्त साम्राज्य का अंग बन गया था। और ये डिकोली एरज जितना भी क्षेत्र है, यह जो स्थित जो यहाँ पे सीमावर्ती जो गुप्तों के शासनकाल की बात करें अगर हम, तो उसके भी यहाँ पे प्रतिहारी एवं चंदेलों के काल की बात करें, इसमें फिर वो चंदेलों के अधिकार में आ गया। परमादिदेव के समय में विक्रम संवत 1230 में ये महोबा के जो ताम्रलेख हमको मिला है वो एरज में एक बताया गया है कि उसमें एरज का थोड़ा सा जिक्र बताया गया है ताम्रलेख में। और अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ये एरज का डिकोली भाग मतलब पूरा एरज भाग अलाउद्दीन खिलजी के समय पर भी ये रहा और इसके मतलब अधिकार क्षेत्र में आ गया। और अलाउद्दीन खिलजी की जहां तक हम बात करें तो उसका सेनापति मलिक गफूर दक्षिण जाते समय एरज में रुक गया था कुछ काम से, आराम के लिए, विश्राम के लिए। और जहां तक विश्राम की अगर हम बात करें तो 1526 ईसा पूर्व की बात करें तो चंदेरी पर आक्रमण करने जा रहे एक बार बाबर भी एरज में ही ठहरा था, यानी कि एरज में ठहरा हुआ था। अब दूसरी बात हम आपको बता दें कि इस प्रकार सल्तनत और मुगल काल के
भी यहाँ से इतिहास मिलते हैं। जो ईरच और डिकोली भाग है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, पुरातत्व सर्वेक्षण कोल से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मुस्लिम कालीन इतिहास भी मिलता है। इसके बाद में अब जैसे हम आप बात करें इस प्रकार, अगर इसके अलावा भी तो ये बुंदेलाओं के क्षेत्र में फिर राज रहा, फिर मराठाओं के, फिर अंग्रेजी अधिकार में चला गया। वर्तमान में तो आजकल आपको पता ही है कि नगर पंचायत ईरच है और ग्राम पंचायत डिकोली पड़ जाता है 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में। इन तथ्यों पर हम एक यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में ईरच एक सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ, तो ये सांस्कृतिक क्षेत्र तो था ही, इसके अलावा जो कम से कम यहाँ पर ईसा पूर्व की द्वितीय की अगर हम शताब्दी की बात करें तो मुखमुख के समय पर से ही ये राजधानी के रूप में विकसित हुआ। और माफ करिएगा, थोड़ी सी समस्या आ रही है, आजकल स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं थोड़ी आपको जल्दी से जानकारी दे पाऊं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मूल जानकारी क्या है। तो मूल जानकारी आपसे मैं साझा करना चाहूंगा ईरच और डिकोली का जहां तक इतिहास है कि बाद में ये क्षेत्र चंदेलों के काल में चला गया। और प्रशासनिक विषय की अगर हम बात करें तो ये जो कि प्रशासनिक विषय का ये केंद्र भी रहा, क्योंकि सबसे पुराना बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, नगर है, वो ईरच ही रहा है। और डिकोली इस क्षेत्र में पहले यहाँ पे जंगल था, लेकिन डीकांचल पर्वत की वजह से आज वहाँ गाँव बस गया और डिकोली बन गया। माँ छिन्नमस्ता मैया का यहाँ पे जो दरबार है, आज आप देख रहे होंगे 9 देवियों का पावन पर्व चल रहा है, दोनों टाइम आरती, दोनों टाइम श्रद्धालुओं का तांता, लाखों लोगों की भीड़। तो मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र जो है पौराणिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस क्षेत्र को विशेष मान्यता है। जहां तक हम ईरच में महाजनपद जो चेदी की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था, जब यहाँ पर जहां तक कि चेदी की राजधानी के रूप में बांदा जिले को थोड़ा मैं कहूंगा कि वीडियो को थोड़ा सही से रोकने की कृपा करें, रेड बटन से थोड़ा रोकें। अब रुक जाओ। और फिर स्वागत करेंगे एक बार फिर से हम आप सभी का। मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था, हालांकि कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन समस्या आ जाती, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज मिस्टेक हो रही थी, मैंने वीडियो रुकवाया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि चेदी जब यहाँ की राजधानी क्षेत्र हुआ करता, तब तक प्रमाणित यहाँ की जो प्राचीन परंपरा को जोड़ने के कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन पूर्ण साक्ष्य देने में हम असमर्थ हैं। हालांकि यहाँ से सिर्फ सिक्के, यहाँ से ईस्ट अभिलेख और यहाँ से आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो खुदाई में सिक्के मिले हमको, सिर्फ हम उस आधार पर बता रहे हैं। और पुराणिक दृष्टिकोण से भी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे भागवत पुराण है, जो श्रीमद् भागवत पुराण, उसके 9वें और 11वें स्कंद से यह हम सारा इतिहास आपको बता रहे हैं। इस ग्राम डिकोली, ईरच और डीकांचल पर्वत और हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद और होलिका दहन से जुड़ा हुआ। आपको आगे बात बताना चाहूंगा कि ईरच के पुरावशेष महाकवि जो कालिदास का समय ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी तथा पुष्यमित्र का राजवंश वैम्बिक निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं। कालिदास ने जो मेघदूत में विदिशा का वर्णन कहा है, उसे किया है, दार्शनिक की राजधानी के रूप में किया है और उसे दिशाओं में प्रसिद्धि बताया है। ईरच में अभिलेखों में मूलमित्र, अषाढ़ मित्र को दार्शनिक का अधिपति बताया तो गया है, लेकिन इसकी राजधानी विदिशा ना होकर के ईरच को बताया गया है। ईरच जहां की मैं बात कर रहा हूं, जिस धाम की मैं बात कर रहा हूं, डिकोली ईरच धाम की, इसको राजधानी कालिदास ने भी बताया है। ऐतिहासिक संदर्भों को देखने से यह पता चलता है कि अग्निमित्र के बाद विदिशा का महत्व कम होने लगा था और दार्शनिक की राजधानी के रूप में ईरच को विकसित किया गया था, जो आज भाग पूर्णतः डीकांचल पर्वत की वजह से डिकोली में पड़ जाता है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है खाली। ईरच के शासकों के बाद नांगों के समय में राजधानी पद्मावती थी। गणपति नांग के उन्मूलन के बाद समुद्रगुप्त के समय में ईरच राजधानी थी। समुद्रगुप्त द्वितीय के समय पे अगर हम बात करें तो उसके समय पे उज्जैन थी। यानी कि यदि कालिदास के गुप्त कालिक में मान लिया जाए उन्हें, तो वर्णन के अनुसार उस समय विदिशा को दिशाओं में प्रसिद्धि मानते हुए दार्शनिक की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गुप्त काल में राजधानी ईरच और उज्जैन थी, ना कि विदिशा। जहां तक विदिशा की दिशाओं में प्रसिद्धि और राजधानी होने की बात है, तो यह स्थिति सेनापति पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के समय में यह राजधानी क्षेत्र था। मालविकानी मित्र के अनुसार अग्निमित्र विदिशा का शासक था। उसके द्वारा ही
मौर्य सचिव को बंदी बनाए जाने के विदर्भ में विभाजन कराए गए और कारण विदिशा प्रसिद्ध हो गई थी। इस प्रकार कालिदास को उक्त खलखंड का जो उस समय पर उक्त कालखंड का मानी कि उसी समय कालखंड का एक ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का ज्ञान था, जब विदिशा राजधानी थी, लेकिन उसके बाद विदिशा राजधानी नहीं रह पाई। उसका नाम एरच राजधानी पहले हुई, फिर पद्मावती, फिर एरण यानी जिसे आप एरच कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में जिसे एरी कक्ष कहा गया है, जहां पर सिक्का मिला है अग्निमित्र मूलमित्र के शासक कानून में, तो उसमें मेढक का निशान बना है और एक साइड एरी कक्ष लिखा हुआ है स्टील यार्ड में। वो मेरे पास सिक्का है, यहाँ से आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को मिला भी है और उस पुस्तक में उसकी फोटो भी है, द आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कोलॉजी ऑफ एरच एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूरल सिस्टम, जो बनारस विश्वविद्यालय से छप रही है। इसलिए कालिदास को उस समय पर जो ज्ञान था उस कालखंड का ईसा पूर्व द्वितीय का उन्हें शताब्दी का निर्धारित होता है। और ये निर्धारण एरच से प्राप्त एक मौद्रिक अभिलेख जो साक्ष्य के आधार पर हमारे पास है, हम फिर से कह सकते हैं कि पुष्यमित्र के समय पर ये बहुत हालांकि विवाद है, लेकिन जो हमारे पास साक्ष्य मिलता है खुदाई से, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से, और यहाँ मैं जो आपको बताऊं कि इस स्थान से संबंधित जो वेबसाइट है उस पर जितनी जानकारी पड़ी हुई है मेरे द्वारा जितनी डाली गई है, आप उसे सीधे तरीके से विजिट कर सकते हैं www.holiplace यानी होली प्लेस .webs यानी webs.com यानी com। एक बार फिर से वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.holyplace.webs.com। पेज को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें होली प्लेस यानी कि टिकोली धाम एरच झांसी से। नमस्कार।